प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फिजिक्स को आप लोग बहुत डीपली एंजॉय कर रहे हैं। आपको नीट और जेई लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में जो पूछे गए हैं, आप उसको भी बना पाते हैं। भाई जी, पढ़ने का मतलब यही होता है। अब देखिए, सिर्फ बोर्ड बोर्ड नहीं होता है। अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, तो अब कॉन्सेप्ट तो सेम वही पढ़ना है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और आज की भी क्लास में आपको नीट और जेई की क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन को भर भर के मिल जाएंगे। प्लस सबके बोर्ड के तो क्वेश्चन कराएंगे ही करेंगे, सीबीएसई बोर्ड से जितने पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड से भी जितने पूछे गए हैं। तो आज के लिए गुड न्यूज़ है कि बेसिक मैथ और हम पहला चैप्टर और बेसिक मैथ हम बिल्कुल अच्छे से निभाए हैं और बहुत बेहतरीन तैयारी कराई गई है। आपको एक फर्ज छोटा सा प्यार चाहिए सर को आपके द्वारा। आपने क्लास आपके शुरू हो गए, आप क्लास भी जा रहे हैं डेली। अपने मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। और बाकी फिजिक्स बोलिए पढ़ने के लिए, और बाकी विषय का बोलिए आएगा लेक्चर्स, लेकिन बोलिए उनको थोड़ा सा क्लास जो ऑनलाइन चल रहा है उसका भी आके एंजॉय लें। बहुत बेहतरीन फैकल्टीज हैं अपने पास। मतलब समझे कि इंडिया का बेस्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं। जहाँ भी डाउट आकर पूछिएगा, हम जरूर आपको सहयोग करेंगे। और बाकी विषय का भी मेरा प्लान है कि आपके लिए जल्दी से जल्दी लेक्चर लेके आऊँ। चलिए शुरू करते हैं जी। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम होगा चैप्टर का आज फिजिक्स का पहला चैप्टर। एक बात है, गुड न्यूज़ बच्चा जी, पहले एक सूचना सुन लीजिए। ये वाला चैप्टर हमें स्किप किए हुए हैं। अध्याय 1 जो था आपको इसको नहीं पढ़ाया गया है। सब इसमें भाषा की बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके भौतिक क्या है, मानव में इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया गया। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं, आप इसको सिर्फ पढ़ लेना है आपको। ये पढ़ने वाला विषय है। इसमें सबसे क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर क्या डिलीट हो गया ना, इसको सर ने नहीं पढ़ा था। ये चैप्टर हम फिनिश कर दिए हैं। आज आपका चैप्टर शुरू होगा। देखो चैप्टर पढ़ना है, ये खत्म हो गया। इसको आपको सेल्फ पढ़ लेना है, सिर्फ इसको रीड कर लेना है आपको। पढ़ने का मतलब होता है सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। हम पढ़ेंगे आपको आज, आपका अध्याय 3 शुरू होगा जिसका नाम होगा सरल रेखा में गति। ठीक है, आज पहला लेक्चर होगा जिससे हम क्या देखेंगे। आज कंटेंट क्या होगा, आज के अपने वीडियो में कंटेंट में है 3.1 कवर करेंगे। जो इंट्रोडक्शन इसको कवर करेंगे। आप स्थिति जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका पोजीशन क्या है, इसको पढ़ेंगे। पथ की लंबाई क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, औसत वेग क्या होता है और औसत चाल क्या होता है, हम यहाँ तक आज कवर करेंगे। आज के लेक्चर्स में इसको कवर, सर कहने का मतलब लगता है कि 2-3 लेक्चर में इसको पूरे लपेट देंगे। पूरा कोशिश रहेगा 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज तो हम इतना कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा ड्यूटी फर्ज बनेगा कि लेक्चर खत्म होने के बाद आप इस चैप्टर को जरूर रीड करेंगे। पेज नंबर कहाँ मिल जाएगा, 39। शुरू मत पढ़िएगा, जैसे हम पढ़ा के निकल जाएंगे लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक बार आराम से बैठकर घर पे एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एक भी वर्ड आपको परेशान नहीं करेंगे इसके फिजिक्स के, क्योंकि सारा कंटेंट आपको पढ़ा के हम चले जाएंगे यहाँ से। तो आपको इंडक्शन, शुद्ध गति क्या है, डायनेट, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ाएंगे नोट्स से, नोट्स बना के लाएंगे आपके लिए। आपका ड्यूटी बनेगा कि आप एक बार लेक्चर भी जरूर ख़त्म होने पर अपने NCERT को ज़रूर पढ़िएगा। मानता हूँ थोड़ा टफ होता है लेकिन अच्छा भी होता है NCERT। बेसिक मैथ में किसी को डाउट है क्या, किस बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी में, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ऑफलाइन के बच्चे ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम आपके पास ही रहते हैं, ज़रूर बताएंगे। कहने के लोग उसे प्रचार कर रखे हैं कि टीवी से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा जी। ये टीवी नहीं है, इसको हाथ से लिखा गया है, पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये टीवी थोड़ी ना हो गया। बेसिक मैथ खत्म। तो एक बार अभी अपना पेन कॉपी पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। पहले समझेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम बातें को समझते चलेंगे और उसको नोट्स भी अपने हाथों से बनाते चलेंगे। चैप्टर का नाम है क्या, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में गति कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने जाने इसका हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपने देखा था एक शुद्ध गति की आपने लिखा था, आपके NCERT में काइनेमेटिक के बारे में लिखा था, थोड़ा काइनेमेटिक के बारे में। देखिए यहाँ पर मैं बोला ना, एक भी आपको फालतू टॉपिक नहीं पढ़ देगा। यहाँ पर लिखा है शुद्ध गति की। जो जो कंटेंट आपको पढ़ाएंगे आपके NCERT में जरूर होगा। शुद्ध गति,
पहले देखेंगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर आता है मैकेनिक्स फैमिली के अंदर आता है, ठीक। और मैकेनिक फैमिली से दो भागों में बटा होता है, एक होता है काइनेमेटिक और एक होता है डायनेमेटिक। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ काइनेमेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर थोड़ा इनको डिफरेंशन बता दीजिए, काइनेमेटिक क्या है। तो किसी वस्तु की गति के कारणों का अध्ययन किए बिना कोई वस्तु गति क्यों कर रही है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसको बिना पढ़े हुए, उसको बिना जाने हुए हम अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध गति की या गति की कहलाता है। कोई समस्या है किसी बच्चे को? नहीं सर। और इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें पढ़ना होगा हमको सरल रेखा में गति, जो चैप्टर अपना है, समतल में गति और एक वृत्तीय गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और मोशन सर्कुलर मोशन। ये तीन चीज़ काइनेमेटिक के अंदर आता है। काइनेमेटिक क्या है? बिना कारण जाने हुए गति का उसको अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? काइनेमेटिक कहलाता है, शुद्ध गति कहलाता है। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इसमें? शुद्ध गति के बारे में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो एक बार अपने नोट्स बनाएंगे यहाँ सब, आप यहाँ तक। सर जो मैकेनिक्स का दूसरा भाग है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या है सर? ये गतिशीलता होती है, एक ऊर्जावान होती है। इसमें गति कारणों का अध्ययन करते हुए गति के कारण क्या है उसको जान के हम अध्ययन करेंगे। इसी में हम पढ़ने जाएंगे न्यूटन गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, कार्य, पावर, एनर्जी, रोटेशनल, इस सबको हम पढ़ेंगे इसमें। आपने अपने कंटेंट में देखा हो तो कंटेंट को मैं दिखाया था स्थिति के बारे में। स्थिति को हम बोलते हैं बच्चे जी रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, ठीक है, या रेफरेंस फ्रेम, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा मान लीजिए कि ये घर है और ये आपका विद्यालय है, ये घर है, विद्यालय है। तो आप कैसे, ये आपका विद्यालय है, आप कैसे बताएंगे कि मेरा विद्यालय कहाँ है? यहाँ पर कोई अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं हो तो अब जैसे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया और मान लीजिए ये टावर है, तो आप बोलेंगे कि टावर से 100 मीटर दूर मेरा विद्यालय है। या आप कह सकते हैं कि एक खंभे के बाद में एक पेड़ के बगल में मेरा घर है। तो कुछ बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चे जी? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट में किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। जैसे देखिए, और रेफरेंस पॉइंट बताता है कोई वस्तु मोशन में है कि नहीं है। जैसे देखिए एक पेड़ है, एक कल है सर, कल है, पानी गिरा दीजिए, चलो पानी गिर रहा है। कोई बच्चा आया, हैंडल दबाया, पानी दबाया, मान लीजिए ये बच्चा था, चला के पानी की बूंद गिर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, आज बच्चे ने देखा ये वृक्ष और कल 7 मीटर पे थे। कितने मीटर की दूरी पे थे? 7 मीटर की दूरी पे थे। कल बच्चा जाकर देखेगा दोनों की दूरी क्या बदलेगी? नहीं सर। परसों जाकर देखा, बदलेगी नहीं। तो बोल देगा कल के रेफरेंस पॉइंट में ये वृक्ष जो है क्या चीज़ में है? तो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट मोशन में है, यानी विराम गति में है, ठीक है सर। लेकिन वही बच्चा खड़ा है, एक कार गुजर रही है, तो बच्चा क्या बोलेगा सर? कार क्या है सर? मोशन में है। क्योंकि बच्चे के रेफरेंस में कार की जो स्थिति है बदल रही है, एक बिंदु के सापेक्ष में कार की स्थिति लगातार बदल रही है, तो कार क्या है सर? गति में है। लेकिन वही बात सोचो, कार में कुछ बैठे व्यक्ति हैं, ये चिंटू और मिंटू, क्या ये आपस में गति है? क्या ये आपस में मोशन में है? तो सर नहीं, इसके सापेक्ष में तो है, इसके रेफरेंस पॉइंट में है, लेकिन एक दूसरे के रेफरेंस में है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के सीट पर बैठे हैं तो दोनों के पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक ही टाइम पर कोई वस्तु मोशन में हो सकती है और मोशन में नहीं भी हो सकती है। नहीं क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है सर, मान लो ये अंतरिक्ष में बैठा कोई व्यक्ति हम लोग को देख रहा होगा, तो उसके रेफरेंस में हम लोग क्या है सर? धरती पे हैं, तो धरती घूम रही है तो हम भी घूम रहे होंगे। ओहो सर, तो वो देख रहा होगा तो हम लोग तो गति में हैं। लेकिन आप और हम जो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा होगा कि हम लोग तो रेस्ट में हैं, हम लोग तो गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से कोई बंदा देखेगा तो उसके लिए हम लोग क्या हो जाएंगे सर? हम लोग गति में हो जाएंगे। तो सर कोई वस्तु गति में है कि नहीं है, कोई वस्तु मोशन में है कि नहीं है, कोई रेस्ट में है कि नहीं है, इसके लिए कौन दर्शाएगा? तो उसको क्लियर करेगा रेफरेंस पॉइंट। बात हो गया ना क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट से ही मालूम चलता है कोई वस्तु मोशन में है या गति में है। तो जितना पॉइंट लिखा गया है इसमें मैंने यही बात पढ़ाया है। चलिए सर जी, अब चलते हैं हम लोग, कुछ बात लिख दिए हम। विराम में गति एक दूसरे से संबंधित है, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी शुद्ध गति या शुद्ध विराम में नहीं होते, कोई वस्तु शुद्ध गति या शुद्ध विराम में नहीं होती है। मैं बोलता हूँ कि कल ये शुद्ध विराम में है, लेकिन अंतरिक्ष से कोई देखेगा तो कल तो मूव कर रहा है, क्योंकि वो दूर से देख रहा है तो पृथ्वी ना चलिए तो कल भी मूव कर रहा होगा। यह हमेशा सापेक्ष होता है, रिलेटिव वर्ड है। ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा तो मालूम चलेगा कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए एक बात कर लेते हैं हम लोग, एक सीधी रेखा में गति, इसे एक विमीय गति भी कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसे हम लोग
डायमेंशनल, उसको डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई वस्तु ऐसे गया, हम क्या बोलेंगे, ये सीधी रेखा में गति कर रही है। अच्छी बात है सर। ये यहाँ है, यहाँ बिंदु है, तो कोई ऑब्जेक्ट गया है, फिर लाल अक्षर से मैं ऐसे किया हूँ, ऐसे किया हूँ, वो आया भी है, तो इसे भी क्या बोलेंगे सर, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। हाँ सर। कोई वस्तु ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर जाए, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन मतलब कैसा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सोचो, क्या ये सीधी रेखा में गति है? क्या ये सीधी रेखा में गति है? नहीं सर। यहाँ देखो डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मूव कर गया, तो ये सीधी रेखा में गति नहीं है। ये सीधी रेखा में गति है, ये भी है, ये भी है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में मोशन समझ में आ गया। सीधी रेखा में गति क्या होती है? हाँ, जिसमें से डायरेक्शन ना बदले। मैं बोला था कंटेंट में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़ाया जाएगा। तो दूरी क्या होती है? तो दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। सर पथ की लंबाई तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं आपको एनसीईआरटी की थोड़ा डिट करके बताता हूँ। स्थिति और पथ की लंबाई और विस्थापन क्या है। स्थिति समझ में आ गया, रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं सर? रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। ये तो अभी आपको पढ़ा दिए सर। सर पथ की लंबाई तो नहीं पढ़े। अरे भाई लंबाई क्या है सर? देखो ये कोई पढ़ने वाला चीज़, चलो पढ़ाते हैं पथ की लंबाई। लो तुम्हारा मन रख देते हैं। पाथ लेंथ क्या होता है? चलो मान लो कोई वस्तु यहाँ खड़ी थी, यहाँ पर आ गया तो कितना आ गया? 240 किलोमीटर आ गया। यहाँ खड़ा था, यहाँ पर आ गया तो कितना आ गया? 360 किलोमीटर आ गया। ये तो जो पथ की लंबाई है वही, जिसको नापेंगे ना, वही तो पथ की लंबाई होगी सर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड अब दूसरा वर्ड आ गया जिसको बोलते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है? जो पथ की लंबाई। अब घर से आए, कहीं से आए, और चलो मैं इसको समझा देता हूँ। एक पॉइंट में आपको समझा दूंगा और समझा देंगे, और आपको जिंदगी भर बच्चे दिक्कत नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? आपको एक बिंदु में समझा दूंगा, आपको ये दोनों कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए, एक वस्तु यही थी और ऐसे 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 मूव किया और यहाँ आया। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे सर? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे एक्चुअल पाथ की लंबाई कितनी है, इस पाथ की लंबाई कितनी है, तो नापेंगे। तो मान लो आया, मान लो यहाँ से यहाँ तक नापा गया रास्ता की लंबाई, ये पथ की लंबाई नापा, पथ की लंबाई आया 100 मीटर। तो जो गाड़ी ने जो रास्ते की लंबाई तय किया, जो पथ को नापा है, तो उसकी दूरी कहलाएगा 100 मीटर। सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बचा जी एक स्केलर पॉइंट, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना चाहिए, ये सीधा आएगा। ये तो बिना गति, बिना रास्ते के चला गया, बिना दिशा के चला गया, ये डायरेक्शन साथ आएगा, सीधी रेखा में आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हम निकालेंगे, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा विस्थापन, और ये कहलाएगा दूरी। मान लो विस्थापन 5 मीटर आएगा, ऐसा कम आएगा। दोनों में क्या रिलेशन है? देखो दूरी जो होता है ऑलवेज 12 या बराबर हो सकता है किसके डिस्प्लेसमेंट। कब कभी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, कब हो सकता है सर? देखो ये रास्ता है, कोई ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर, और कोई वस्तु दूरी भी तय की इसी रास्ते से, तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएंगे। सर क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्या विस्थापन जीरो हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई वस्तु गया यहाँ पर गया, ठीक, और फिर उसी रास्ते से घूमते 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 फिर यहीं पर आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया। इनिशियल पोजीशन को बोलते हैं आरंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति दोनों एक ही पॉइंट बिंदु है, तो उस बिंदु की हम दूरी कैसे निकालेंगे? यहीं पर था, यहीं पर रुक गया था, ये क्या कहाँ गया ये? जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, तो वहाँ तो था ही नहीं कुछ। विस्थापन आरंभिक स्थिति और अंतिम के बीच की कम से कम जो दूरी होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दोनों आपने नोट किया सर? चलो यहाँ दूरी को दिखाया हूँ, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। कोई वस्तु ऐसे से गया, डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। चलो सर, एक सही मतलब इनिशियल बोलते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पर कैसे विस्थापन कैसे निकालेंगे? सर विस्थापन का मतलब होता है छोटा ऐसे लिखेंगे या डेल्टा एक्स लिखा होगा। हाँ देखो, जैसे एक मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर थी, यहाँ पर चली गई है, ठीक है सर, तो डेल्टा आई क्या था? डेल्टा इनिशियल यानी सॉरी एक्स आई क्या था? उसका इनिशियल पोजीशन क्या था? 1 पर था। फाइनल पोजीशन क्या है सर? 4 पर रुका हुआ है। X5F मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल 1 था, फाइनल 4 है। सर कैसे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट में होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा का हिंदी क्या होता है सर? चेंज। ये डेल्टा का साइन देखना, जब भी देखना, इसका मतलब होता है चेंज।
तो चेंज क्या है सर, कैसे निकालेंगे चेंज? मान लो आज आप 12 किलो के थे, अब बचपन में 7 किलो के थे, तो कितना चेंज हुआ? तो 12 में 7 हटा लेंगे। वस्तु यहाँ पर खड़ी है फाइनल में से, इसका होता है फाइनल में से इनिशियल हटा लो तो फाइनल 4 है, यानी कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए। चलो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ थी, पहले बी पर आई फिर सी पर गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और दूरी दोनों निकालिए। यह था 4 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कुल दूरी, पथ की लंबाई 4 और 3 7। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक, तो सर 4 3 7, तो डिस्प्लेसमेंट अगर सीधी रेखा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं। और सर कैसे हुआ गया, क्यों बराबर हो गया? क्योंकि यूनि डायरेक्शनल है, सीधी रेखा में होती है। अब देखो कोई वस्तु यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर सी से वापस यहाँ आई, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस पूरा नापेंगे। यहाँ चला था, फिर 3 चला, 4 3 7 7 3 4 3, पहले 4 4 3 7, फिर 3 वापस आया 10, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आ गया? अरे भाई डिस्टेंस यहाँ भी है ना, यहाँ भी तो क्या है, तो डिस्टेंस भाई 10 आएगा। 4, चलिए हो गया। देखो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस गलत निकला है, 4 भी चला था, 3 चला था, फिर 3 वापस तो भी तो आया है, 3 वापस भी तो आया है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा इसका 10 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी, ये इनिशियल था, फाइनल यहाँ पर आके रुक गया है, तो अब इसको भूल जाओ। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4 मीटर, तो 4। हमने क्या देखा? डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से क्या बड़ा निकला, क्योंकि रास्ता चेंज हुआ है। जब जब डायरेक्शन चेंज होगा डिस्टेंस बड़ा ही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना होगा? 3। सर डिस्प्ले कैसे निकालते हैं? फाइनल में से घटा लो। यहाँ पर दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आई है, तो कितना दूरी हुआ? दूरी निकाल लेते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 मीटर, डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? वही फाइनल में से इनिशियल, तो फाइनल कितना है? -1, इनिशियल कितना है? 3, घटा लेंगे तो -4 कितना है? -4। सर ये -4 क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव अक्ष की तरफ है। ये पॉजिटिव क्या बता रहा था? इसका डायरेक्शन जो था पॉजिटिव अक्ष की तरफ था डायरेक्शन। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या दर्शा रहा है? कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन की दिशा क्या है? नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव अक्ष की तरफ है, नेगेटिव अक्ष की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस की ओर है। यहाँ तक किसी को देरी, किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं सर। यहाँ पर देखो कोई ऑब्जेक्ट गया है, फिर वापस भी आ गया है यहीं पर, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होगा जगह 10 गया था, 10 वापस आया, तो 20 हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो चलो चेक करते हैं। सर इनिशियल फाइनल तो सेम हो गया, तो यहाँ पर तो यही बिंदु में तो कोई दूरी नहीं बचा है, इसमें तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। पाइथागोरस का ट्रिपल नंबर बेसिक में पढ़ाया गया है, चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था, जरूर याद रखिएगा। देखो एक हमने, चलो कोई वस्तु यहाँ पर थी, यहाँ आई, फिर यहाँ चली गई, तो सर ये था 3 मीटर, ये था 4, तो दूरी कितना हुआ? 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल फाइनल के बीच की दूरी, तो सर चलो ये दूरी निकालते हैं, सीधा कर लेते हैं रेखा। सर ये कैसे निकलेगा? तो देखो ये 3 है, ये 4 है, और ये राइट एंगल है, तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हो? तो पाइथागोरस क्या होता है सर? पाइथागोरस क्या होता है? h² ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस रूट स्क्वायर का रूट, ये रूट होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या बनेगा? p²। p के मान क्या है? 4 का स्क्वायर, b², b मान लो 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया? 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है? स्क्वायर रूट 5 आता है, तो ये 5 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5। और चलो अब सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। अगर वृत्तीय पथ में रास्ता करें तो ये मान लो सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट चलते 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 यहाँ तक आया, तो सर इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस मतलब सर पूरा एक चक्कर लगाया है, तो एक चक्कर लगाना मतलब सर्कुलर रास्ता है, तो 2πr होगा, उसकी पूरा परिधि अपना कवर किया है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से चला था, यहीं पर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और सर सेमी सर्कल होगा तो देखो यहाँ शुरू किया, यहाँ आगे रुक गया, तो
पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, आधा दूरी तय किया तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर बचेगा। और डिस्प्लेसमेंट सीधा आएगा। तो ये मान लो रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस से हुआ इतना दूर, तो 2 रेडियस जोड़ दो, 2r हो गया। अगर सर 1/2 चौथाई, 1/4 उसको सॉल्व, 1/4 उसको कवर किया तो यहाँ से यहाँ तक, तो बस 2 पाई आर का 1/4 कर दो, तो 2 से 4 कर 2 बार में, तो पाई आर बच। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ आके रुका है, ऐसे मिला देंगे। अच्छा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो निकल जाएगा आराम से, पाइथागोरस लगा दो। तो r² प्लस r², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2r², एक r बाहर हो जाएगा, √2r आएगा। बहुत ईजी बेसिक मैथ यूज कर रहा हूँ, कोई 30 मार्क खाने वाला नहीं। हाँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं रास्ता मान लो उसने ऐसा तय किया, ऐसा, तो कैसे निकालोगे? तो इसमें निकालने के लिए आपको दूरी निकालने के लिए सॉल्व करोगे r θ। दूरी कैसे निकालोगे? r θ। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 2x 2r sin θ/2। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, विस्थापन जो होगा 2x बराबर 2r sin θ/2। ठीक है सर। अरे कैसे हुआ? तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है, तो वही त्रिभुज जब बन रहा है तो वहाँ पर हम लगा दिए पाइथागोरस, साइन कॉस बराबर साइन वाला फार्मूला P/H होता है। डायरेक्ट तुम फार्मूला इसको याद रखोगे और इसको याद रखोगे। थीटा का मान जो भी निकालेंगे सर रेडियन में निकालेंगे, तो रेडियन को पाई में बदलना, पाइप से रेडियन में जाना, आपको दोनों सिखा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलो एक सवाल कर लेते हैं। एक कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसमें 3 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी कैसे निकालेंगे सर? 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 3 मिनट 20 सेकंड में क्या हुआ होगा? 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 3 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होता है? तो 3 मिनट में 136 18 180 सेकंड, 20 200 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 80 सेकंड में 2 चक्कर, 120 सेकंड में 3 चक्कर, 160 सेकंड में 4 चक्कर, 200 सेकंड में 5 चक्कर। कितना चक्कर लगेगा? 5 चक्कर। हम ऐसे में निकाल सकते हैं यूनिटी मेथड से। 2 सेकंड में कितना होगा? तो 1/40 गुना 200 कर देंगे, 5 बार कट गया, 5 चक्कर। 5 चक्कर मतलब 5 चक्कर लगाया तो इसका एक चक्कर का 2 पाई आर होता है, तो 5 चक्कर का 2 पाई आर में 5 से गुना कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा चक्कर लगाया है, कंप्लीट चक्कर लगाया है। यानी जहाँ से शुरू किया होगा वहीं पर ख़त्म किया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस आएगा, इसका डिस्टेंस आएगा 2 पाई आर होगा, लेकिन 5 बार चक्कर लगाया, तो 5 से गुना करेंगे, 2 पाई के मान, चलो ये आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम हो गया है, एक ही बिंदु है, इसीलिए 5 चक्कर मतलब यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, 1 चक्कर 2 3 4 5, वहीं पाके फिर से हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें है ही नहीं कुछ, और डिस्टेंस तो भाई हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, यहाँ मजा आएगा। थोड़ा सॉल्यूशन में ढकूँगा। एक कण जो है 60 डिग्री कोण पर घूम रहा है, और इसकी दूरी और विस्थापन कितना होगा? चलो 60 डिग्री पर घूम रहा है, 60 डिग्री, मान लो ये कुछ दूरी तय कर रहा होगा, तो मैंने बताया दूरी के लिए क्या सूत्र होता है? r θ। आर का r θ सर क्या है? यहाँ से यहाँ तक मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है सर? π/3 से कर दिया हो गया। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी बताया था आपको। डिस्प्लेसमेंट होता है 2r बराबर sin θ/2, 2r बराबर sin θ/2। यही सूत्र बोला था लगाने के लिए, लगाइए। 2 का 2 r का r, sin θ का मान कितना है? 60, 60/2, 60 से 30 बार कटेगा, और sin 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, सिर्फ r आया। क्या मजा है सर? बस फार्मूला बचे जी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, घूम रहा है एंगल के साथ में, तो यही फार्मूला लगाना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली फॉल्स? इसमें से कौन सा हमेशा के लिए गलत है? ये गलत हुआ है। देखो विस्थापन दूरी से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये हमेशा के लिए गलत है। बराबर हो सकता है, हो सकता है। विस्थापन छोटा हो सकता है, हो सकता है। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी दूरी के बड़ा दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? हमेशा एक से कम, ऑलवेज एक हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो सकता है। विस्थापन कभी और दूरी का अनुपात कभी कभी एक हो सकता है, हमेशा नहीं। सवाल करेंगे, बवाल करेंगे, सवाल होगा बवाल होगा। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। एक लड़का 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ को एक चक्कर 50 सेकंड में करता है, तो 4 मिनट 10 सेकंड में कितना करेगा? अरे भाई वही मेथड, 50 सेकंड में एक चक्कर, 40 मिनट 10 सेकंड में 40 250 से 5 मिनट चक्कर, 5 चक्कर मतलब वही
तो इसका क्या पूछा है, विस्थापन क्या होगा। विस्थापन जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा चक्कर लगा रहा है ना, जीरो हो जाएगा। क्या इसका आप दूरी निकाल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है 1 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 4 मीटर ऊपर चला, फिर 8 मीटर यहाँ चला, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। और कार मूव 0 से O तक, O से D तक, O से लेके O to D तक चल रहा है। ए डी, चलो यहाँ डी लेना पड़ेगा ना, किसी को तो डी लेना पड़ेगा। अच्छा डी यहाँ पर है, ABOD, ABC, इसको O ले लेता हूँ, इसको A मानता हूँ, BCD, ठीक है। ये O है बच्चे, याद रखिए ये O है। तो इसका आप दूरी और विस्थापन बताइए क्या होगा। सर इसका सिर्फ इसका विस्थापन क्या होगा, डिस्टेंस लेवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। हाँ दोनों निकालना है, दूरी और विस्थापन दोनों निकालिए पिक्चर देखकर। तो डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, 8 4 12 4 16 17, डिस्टेंस तो 17 आ गया इसका। सॉरी बच्चा जी, इसमें ऑप्शन भी है, हम ध्यान नहीं दिए, ऑप्शन भी है। तो डिस्टेंस तो 17 था, तो यही ना ऑप्शन मैच करेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, मान लो यहाँ से चला था, ऐसे चला था, ऐसे चला था, ऐसे चला था, यहाँ का रुका था, तो ये निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, तो इसको मैच करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर ये टोटल 4 कितना था, ये टोटल 4 था और ये 1 था, तो 4 में से ये घटा दो तो 3 बचेगा, है 3, और है पूरा 8 था, 7 था, तो जब वही 4 है तो जब वही कितना था टोटल, ये 8 है, तो जब ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो आराम से पाइथागोरस लगा दो, 5 आएगा। याद रखना किसी समकोण त्रिभुज में 3 लंब आधार 4 हो तो उसका हाइपोटेन्यूस 5 ही आएगा। अब 4 नंबर सॉल्व करें। ये आपका काम है, लेकिन मैं भी किया हूँ तो कोई बात नहीं। मेरा 80 सेंटीमीटर है, आपका भी 80 मीटर आना चाहिए। ये 40 डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो जब ये 40 है तो 40 का डबल हो जाएगा, 80 मीटर। कोई सोचने वाला बातें नहीं है इसमें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 3 मीटर चलता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखो कभी डायरेक्शन ऐसे देखना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपको तरह जाना डायरेक्शन। चलो कैसे चला है, व्यक्ति 4 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर क्या ऊपर है, 4 मीटर उतर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम की तरफ इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ गया, 3 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन निकालेंगे, और ये दूरी हो गया, 4 3 7 दूरी हो गया, 7 7 सब में है, ठीक है। तो 3 4 का 5 होता है, 7 5 7 5, ऑप्शन ए होगा। क्या इसको निकाल पाएंगे आप, चलो ट्राई कर सकते हैं। एक वस्तु बोला था ऊपर गया है, फिर इधर 30 मीटर गया, फिर वापस इधर मिल गया 30, इधर फिर 40 मुड़ गया, इधर 40। तुम सोचो जब 30 इधर था तो 40 में तो इधर 10 हो गया होगा। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 है कितना है 10 है, तो इसका पाइथागोरस क्या निकलेगा, तो पाइथागोरस का निकाल लो, 20 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, 20 दहा का 200, 20 दहा का 200, 20 का स्क्वायर 400 और 10 के स्क्वायर 400, 500 है, 500 का वर्गमूल यहाँ निकाला हूँ 5/√5, तो 10√5। और दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 20 30 50 40 70, 70 आई था ना 5√2, 70 नहीं 40 30 70 20 90, 20 30 50 40 40 था ना 90, 90 और 10√5, 90 10√5, 90 10√5, ऑप्शन ए। डायरेक्शन तो कब से पढ़ा रहा था, डायरेक्शन तो थोड़ा देखिए, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, लेकिन आप देखिए कौन लिखना सीख रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जो ये जो एक्सिस है और 30 का जो कौन बनाया है, इसको कैसे लिखेंगे आप, इस दिशा में 30 डिग्री को कैसे दिखाएंगे आप, तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, तो इसको पढ़ेंगे आप 30 डिग्री किधर था, नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ किसके सापेक्ष में, ईस्ट के सापेक्ष। जिसके साथ कौन बनाया होगा, देखो जिसके साथ कौन बनाएगा उसको बाद में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ
ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप इसको लिखो, इसको 60 डिग्री को कैसे लिखोगे? तो कौन किसके साथ बना है? नॉर्थ के, तो नॉर्थ बाद में लिखे तो लिखेंगे 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जिसके साथ कौन बना के बाद में लिखेंगे। अच्छा मान लो यहीं पर मैं लिख दूँ 20 के कौन बना दें 10 डिग्री का। अच्छा मैं वो नहीं बनाया हूँ लेकिन बना सकता था। साउथ में बनाना है, साउथ में चलो ये बना दिया, ये 10 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे? 10 डिग्री नॉर्थ, ना कहाँ बनाइए, किस वेस्ट में बन गया नहीं तो 10 डिग्री वेस्ट। इसको पहले इसको कौन बनाया किसके अपेक्ष में? साउथ में, तो इसको बाद में लिखेंगे 10 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और 20 डिग्री बनाया हूँ नॉर्थ साउथ, यानी वेस्ट में बना होगा। यहाँ बना देता हूँ नॉर्थ में, तो ऊपर बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मैं बना दिया 20 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये आपको कौन लिखना सीख लिया ना आपने। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे देता हूँ, आप लिख के बताओ हमको, जल्दी से लिख के बताओ, रफ में बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ लिख के बताने का। सबको पता है कि ये एन एस ई ईस्ट वेस्ट, मान लो 50 डिग्री, कैसे लिखोगे इस कौन को, कैसे लिखोगे फिजिक्स में? सब बच्चे जानते हैं जिसके साथ कौन बनाया है इसको बाद में लिखेंगे, साउथ में बनाया बाद में, इसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 50 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। से क्या बचा है? बस ये तो सिखाना था हमको। ओहो गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कण जो है 12 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। बच्चा बना सकता है। इसको ट्राई करो। एक वस्तु जो है 10 मीटर पूर्व की ओर 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 6 मीटर चलता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। जैसे पता वैसे डायग्राम बनाया हूँ। पहले चला कितना चला था पहले 10 मीटर, तो मैं पहले इसको ले गया हूँ 10 मीटर यहाँ तक, फिर 3 मीटर उत्तर ले गया हूँ, फिर 6 मीटर बाईं की ओर चला हूँ, फिर 6 मीटर बाईं चला दिया हूँ। अब विस्थापन कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ तक पहले दूरी निकाल लेते हैं। ये कितना था? 10, 3, 13, 6, 19। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। हाँ इसको तो मैं बता दिया, वो कर दिया हूँ। यहाँ गए थे आप, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 3, फिर इतना। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे यहाँ से यहाँ तक? सिर्फ ऐसे इसको इस फिगर को चलो जूम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं जूम करता हूँ। आप यहाँ गए थे, यहाँ आए हैं, फिर यहाँ आए हैं, ठीक। लिख देता हूँ ये 10 था, ठीक है सर। फिर ऊपर आप 3 चले थे, ठीक है सर। ये आप 6 चले थे, मान लेता हूँ छोटा बड़ा, एक बार रफली बनाया हूँ तो कोई बात नहीं। ये 10 है, 3 है, ये 6 है, 10, 3, 6। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, ये वाला। तो भाई इसको निकालेंगे तो कोई मेरे पास दिमाग ही नहीं चल रहा है। छोटा सा सोचो, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका, इसमें थोड़ा सा छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करो, बनावट करो। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ? क्या फ़ायदा होगा? तो जब ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3। चलो सर अच्छी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चा जी? 10, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 10। तो उसमें से ये कितना है? 6। ये कितना है? 6। तो 6 घट गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक? 4। अब तुम बताओ, ये 90 है, 3 4 का क्या होता है? 5 होता है। 3 4 का ट्रिपलेट नंबर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर को पढ़ाया गया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर को भर भर के लिखवाया हूँ, बोला भी हूँ कि याद रखना। जब देखो 3 4 दिखा तो 5 लगा दो, 5 आएगा। ऐसे बना के फिर यहाँ लिख दिया हूँ, देखो यहाँ जूम करके बनाया था साइड से, और लिख दिया हूँ कि 3 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर 5 होता है। आया 5 कैसे, ये भी समझा दिया हूँ। इतना डिटेल है। चलो सोचो, ये तो जो भी गति हम दिशा निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, 2D था। सोचो 3D होगा तो क्या होगा? 3D सर क्या होता है? देखो 3D समझने के लिए आपको सोचना होगा। मान लो आपका हाथ हो गया, ठीक। आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए,
ये यहाँ से यहाँ तक है, हाथ हो गया आपका, ठीक है सर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो इसके ऊपर कोई थोड़ा ऊपर भी छलांग लगा दिया, ऐसे ऐसे, तो 3D होगा कि नहीं होगा? देखो 3D हो गया। कैसे? यहाँ से यहाँ तक गए 2 मीटर, मान लो 1 मीटर आप ऊपर छलांग लगा दिए ऊपर की तरफ ऐसे, तो यही जो है 3D है। ये क्या है बच्चा जी? ये 3D है। ऐसे फिर ऊपर, ऐसे ऊपर। तो इसको डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर भी बनाने की कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। देखो मान लो कि ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गई, ठीक है सर, फिर इधर गई, ठीक है। चाहे मान लो कि ऊपर, ये ऊपर चला गया, तो जो ऊपर छलांग लगाएगा तो उसको अब बोलते हैं, जो नीचे छलांग लगाएगा उसको कूद गया नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे? धरती खोद के अंदर चला गया। मान लो कि ये धरती चल रहे हैं, ऊपर गए, मान लो धरती कोई अंदर चल गया, तो अंदर के लिए हम लोग डाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बुझा गया ना? यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। 3D पूरा मैं अच्छे से बता दिया हूँ। ये मान लो सीधा चल रहे आप ज़मीन पर, फिर आप ऊपर ऐसे कूद गए, तो क्या 3D आपको दिख रहा है? कैसे? अब इसके डिस्प्ले में से कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, ये और ये मिलाना पड़ेगा, ये और ये मिलाना पड़ेगा बाबू जी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इस पर हम बात करेंगे और बहुत बिजोड़ समझ में आएगा आपको, ज़बरदस्त समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो मान लीजिए ये कोई, ये आपको डायरेक्शन लिख लो, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ऊपर चला गया तो आप, नीचे गए डाउन, ठीक है सर। तो सर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले को बोलते हैं वाई प्लस एक्सिस, और नीचे जो जब जाते हैं इसको बोलते हैं वाई नेगेटिव एक्सिस। और जो ये था ना नॉर्थ, ऊपर वाला ऐसे नॉर्थ, इसको बोलते हैं माइनस जेड, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ को जेड प्लस। ये आपको याद रखना है। याद रहेगा बच्चा जी? याद रहेगा सर। चलो सर, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? कोई वस्तु यहाँ थी, ठीक है, इधर गई, ठीक है, फिर ऊपर छलांग लगा दिया, जैसे यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया, ठीक है। अब देखो इधर 40, इधर 30। उसके बाद क्या हुआ? ऊपर छलांग लगा दिया 10, जो भी 10। अब कैसे निकालो डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, वही चीज़ है, इसको मिलाना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या बना दिया ना, फिर लगा चित्र। तो देखो यहाँ भी 90 का बनता हो कौन, यहाँ भी 90 कौन बना होगा, ये डायरेक्ट फिक्स है। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है AC² बराबर x² y² z²। 1 2 3 जो वैल्यू दिए हैं, तीनों का स्क्वायर कर दो, काम खत्म। 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जोड़ दो, इतना आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालो, 10√6 26 मीटर आएगा। क्या इस पर मैं क्वेश्चन दूँ तो बना लोगे आप? क्या इस पर मैं प्रश्न दूंगा तो बना लेंगे? बिल्कुल सर, रेडी हैं बच्चे, आइए। ये अपने कोचिंग की खासियत है। आपको कंटेंट सिखाया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, बनाओ। 3 मीटर उत्तर गया, 4 मीटर पश्चिम गया, फिर 24 मीटर लंबवत ऊपर छलांग लगा दिया, चल गया, कूद गया। तो दूरी और विस्थापन निकालो। दूरी तो सब जोड़ दिया, विस्थापन के लिए बोला सबका स्क्वायर कर दो। 9 डायग्राम बना के सिखा दिया हूँ। उत्तर गया, देखो पहले क्या गया, 3 मीटर उत्तर, ये ना उत्तर होता है नॉर्थ ऊपर, फिर गया किधर पश्चिम इधर होता है, फिर ऊपर यहाँ गया, यहाँ आया, फिर ऊपर चलना है। इसको निकलना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला है इसका, तीनों का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर 24 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर, इसको हटा हुआ तो रूट बनेगा, सबको 49 है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। फिर आ गया, बहुत अच्छा। मैं बोला था आपको कंटेंट में क्या जब करो, औसत चाल और औसत भी पढ़ाएंगे। अच्छा मेरे दीदी, मेरे बहन भाई लोग, मेरी बहन ने जो छोड़ के कोचिंग गई हैं, जो भी गए हैं छोड़ के सर को गए हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तुम अपने जहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो सर से क्वेश्चन कर लीजिएगा कि सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक होता है कि अलग अलग होता है? बोलेंगे कि एक होता है तो बोलो समझाइए सर। बोलते हैं कि अलग होता है तो भी समझाइए सर। चलो एक बार तो पहले मैं समझाऊँगा बच्चों आपको। बहुत ये कंटेंट में तो बहुत टीचर भी कन्फ्यूज रहते हैं, आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो कोई वस्तु 10 मीटर इधर गया, फिर थोड़ा सा इधर चला गया 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे स्पीड 10 था, यहाँ भी मुड़ गया तो भी स्पीड सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको? तो देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है तो इसको बोलेंगे समान चाल। क्या बोलेंगे? समान चाल। क्या सर इसको समान वेग बोल सकते हैं? समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या सर इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर? नहीं।
क्यों सर, क्यों नहीं बोल सकते हैं? देखो बेग में क्या आपको पढ़ाया गया क्लास ने, बेग में दिशा भी होता है, बेग में दिशा चेंज होना चाहिए, या तो बेग में चाल चेंज होना चाहिए। तो सर यहाँ पर समान बेग में, किसमें? समान बेग में, यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन सेम होना चाहिए और स्पीड भी सेम होना चाहिए। यहाँ तो स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया है सर, डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। आपको जो भी बात पढ़ना था यहाँ पर समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर एक बात लिखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो ये बराबर कब होगा? तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो बराबर होंगे। और डिस्प्लेसमेंट इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ या बेग बोल रहा हूँ। ये कब बराबर होते थे? जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ भी देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? जब चेंज आएगा, जब घूम गया ना तो वहाँ पर दूरी बड़ा हो जाएगा और विस्थापन छोटा हो जाएगा। वैसे भी हम कह सकते हैं औसत चाल जो होता है बराबर हो सकता है औसत बेग के कब? जब दिशा नहीं बदले, सेम चले। ऐसे देखो समान चाल और समान बेग कब होगा? यहाँ तक 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक भी 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक भी चला 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। हम देख रहे हैं कि इसका स्पीड क्या है? सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दिशा नहीं बदल रहा है, स्पीड भी नहीं बदल रहा है। तो ये एक समान चाल भी है और एक समान बेग भी है। तो दिशा नहीं बदले तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जैसा दिशा बदलेगा तो वहाँ पर इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एवी को पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से, जब दिशा बदलेगा तो। ठीक है, दिशा बदलेगा तो। क्या बात मेरे समझ गए जो समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर, ये फार्मूला लिखा हूँ कुल दूरी बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये औसत बेग का फार्मूला है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित। एक कोई पार्टिकल है जो 5 सेकंड में इतना मीटर चलता है और फिर 15 सेकंड में इतना मीटर चलता है, तो उसका औसत चाल निकालो। ओ सर, फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय 400 600 1000 बटा भाग दे दो, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। चलो इसको बनाओ तो 5 सेकंड में 40 मीटर चलता है, 400 मीटर चलता है, फिर 5 सेकंड में 5 सेकंड के लिए आराम कर लेता है, फिर 15 सेकंड के लिए 600 मीटर चलता है, तो इसकी दूरी और विस्थापन क्या होगा? सॉरी, इसकी औसत चाल और औसत बेग क्या होगा? इसकी एवरेज औसत चाल सिर्फ पूछना है आपको, क्या होगा बताइए। 400 मीटर चला, फिर ठहर गया, फिर लेकिन इसमें लिया 5 मिनट, इसमें लिया 5 मिनट, इसमें लिया 15 मिनट, तो 15 5 20 25 भाग दे दो, 40 बार में कट गया। तो 40 मिनट पर सेकंड जिन बच्चों का आंसर आया होगा आप सही होंगे, और यहाँ पर 50। एक आपको स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो ये से बी तक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है L1, यहाँ से यहाँ तक दूरी पाथ की लंबाई थी L2, यहाँ से यहाँ तक पाथ की लंबाई है L3, ये L4 L5 ऐसे से समान चल रही है। समय भी समान ले रहा है, T1 यहाँ लिया, T2 T3 T4, L1 दूरी के लिए T1 समय, L2 दूरी के लिए T2 समय, L3 डिस्टेंस के लिए T3 समय, L4 के लिए T4, ऐसा लेते जा रहा है। तो इसका औसत बेग और औसत चाल और औसत बेग क्या होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कैसे पढ़ते हैं? एवरेज स्पीड, एस से स्पीड, और एवरेज भी से वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ही कुल विस्थापन बटा कुल समय या कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो सबको जोड़ देंगे, सब समय से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है सर। नहीं है सर, लेकिन इसमें 3 केस पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहला केस है, जैसे देखो L1 चला तो T समय लिया, समय सेम ले रहा है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया तो लिया 5 सेकंड, फिर L2 दूरी किया भी 5 सेकंड, यहाँ भी चला तो 5 सेकंड, यहाँ भी चला तो 5 सेकंड, यानी टाइम सेम है तो मैं टाइम को सेम रखा हूँ। और L1 L2 इसके लंबाई चल रहा है, या इसका बेग बोल सकते हैं, बेग V1 था, इसका बेग V2 था, बेग चेंज हो रहा है, टाइम सेम ले रहा है। इक्वल टाइम में असमान डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो इसके लिए फार्मूला होगा, सबको जोड़ देंगे दूरी वाले को, और भाग समय तो भाई सबके लिए T1 था ना, तो लिख देंगे T कितना बार, जितने टुकड़ा में सफ़र किया होगा। मान लो 20 बार चला होगा तो 20 बार, n बार लिख दिया हूँ, मतलब 20 बार चला हो तो 20 बार, 100 बार तो 100, n बार का मतलब 100 बार चला हो तो 100 बार लिख, समय लिया हो तो 100 बार लिख देंगे बट्टा में। चलो इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सबको तो भैया बेग भी तो बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर V1T कैसे लिख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो V1 इतना के लिए मैं इसको लिए निकाल रहा हूँ,
सिर्फ मैं इतना दूर के लिए निकाल रहा हूँ, इतना दूर के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे सर हम L1/T, L1/T पहले बेग के लिए। तो फार्मूला क्या होता है सर, मैं L1 का मान निकालना चाहता हूँ तो V1 में T1 से गुना हो जाएगा, ये सर गुना हो जाएगा, तो L1 का मान आ जाएगा V1/T1। तो L1 का मान क्या हो सकता है V1T, L2 का मान क्या हो जाएगा V2T, L3 की कैसे निकालेंगे V2/3, ऐसे ही V2T, सब में T से गुना हुआ है, टाइम है नीचे टाइम है, L1T V1T V2T V3T V4T, 5 के लिए V4T V5T ऐसे आएगा। और नीचे तो सिर्फ टाइम है तो एक बार लिखेंगे। क्या मैं 100 में से V कॉमन कर सकता हूँ? हाँ सर, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ V1, सब में टाइम सेम है, टाइम कॉमन कर लिया तो V बचा, V1 V2 V3 V जितना बार है N तक, Vn तक। और सब में इधर से टाइम N बार है तो लिख सकता हूँ कि N बार। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला एक बार, यहाँ से एक बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे दो बार V1, तो कितना बार V1? 2 बार V1। तो N बार V1 को हम N बार के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं TT, N बार तो NT लिख सकते हैं सर। अब क्या कट रहा है सर, T से T यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा V1 प्लस V2 V3 Vn बार और प्लस बट्टा बचा N। इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलो तो अब देखो, और ये सिर्फ 2 बार होगा तो इतना होगा, अगर सर 3 बार होगा तो बट्टा में 3 कर देंगे, 4 होगा तो बट्टा में 4 कर देंगे। तो दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, 2 बार चला होगा ना तो उसके लिए हम लगाते हैं 2V1 V2 बट्टा V1 प्लस V2, इसको भी हम फार्मूला लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। चलो ना, एक आपका दिल खुश करने के लिए क्वेश्चन करा देता हूँ। एक बस है 3 घंटे में 40 मीटर किलोमीटर पर घंटा चलता है, 3 घंटा तक कितना चलता है, फिर 3 घंटा में 60 किलोमीटर स्पीड पकड़ लेता है। समय देख रहे हैं, यहाँ भी 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा, टाइम सेम है, क्या बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो उसका औसत चाल के लिए फार्मूला तो सिखाया आपको, V1 प्लस V2/2। हाँ बस निकाल दो, आंसर आ गया 50 किलोमीटर। चलो अब दूसरा पॉइंट, इफ द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वल डिस्टेंस। अब देखो टाइम तो छोड़ दो, जो दूरी होगा बराबर होगा। जैसे मान लो कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 10 सेकंड में भी 5 मीटर, 20 सेकंड में भी 5 मीटर, टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस समान चल रहा है, तो क्या करेंगे सर? तो देखिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है सर, टाइम अलग अलग ले रहा है लेकिन लेंथ सेम है, लेंथ सब सेम है, L सब सेम है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला तैयार करेंगे यहाँ पर, वो क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा आपको सर कब किस फार्मूला को अप्लाई करना है। अभी फिलहाल कि नहीं बोला था 3 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर 3 घंटे में, तो आपको देख रहे थे समय ठीक था, उसका दूरी बदल रहा था तो अपन उसको लगाया फार्मूला। यहाँ पर देखो लेंथ सेम है, सिर्फ टाइम बदल रहा है। अब देखो तो मैं यहाँ पर क्या सकता हूँ, L1 भी के लिए भी T1 को सर हम फार्मूला क्या ला सकते हैं, फार्मूला था बेग बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हम लोग किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर समय का निकालेंगे, टाइम का फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो टाइम को निकालने के लिए सर टाइम इधर आ जाएगा, V1 बटा में जाएगा, तो L/V1। तो जहाँ जहाँ टाइम था तहाँ पर लिख सकता हूँ LV1, T2 के लिए लिख सकता हूँ LV2, T3 के लिए LV3, ऐसा लिख सकते हैं। कितने बार तक? जहाँ तक है ये, यहाँ N लगा देता हूँ, N बार तक। अब सब में से L कॉमन कर लेता हूँ, सब में से सबको सर कितना बार लिख सकता हूँ, N बार है ना, तो L कितना बार है, N बार, तो NL लिख सकता हूँ। और ये देखो ये कितने सब में से क्या कॉमन लेता हूँ, सब में से कॉमन कर दिया L, तो यहाँ क्या बचा, 1/V1 1/V2 1/Vn। L से L खत्म हो गया, क्या बचा N बटा, तो औसत चाल और औसत वेग का फार्मूला निकल के आया 1/V1 प्लस N बराबर, बस काम हो जाएगा। और जर्नी 2 बार में बटा हो तो 2 से भाग देंगे, और यही जर्नी 3 भाग में बटा होगा तो ऊपर 3 लिख देंगे, यही फार्मूला हो गया। ठीक है सर, यही फार्मूला से दोनों बन किया गया। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा फील आएगा। चलो, एक कार 100 मीटर की दूरी तय करता है, टोटल 100 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है सर। यह दूरी का पहला भाग है, दूरी का पहला भाग 20 किलोमीटर स्पीड चलता है, दूसरा भाग 30 की स्पीड से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। ओहो सर, अभी पढ़े थे 2 बार स्पीड बदला है तो 2 बार, अब V1 प्लस V2, तो पहला स्पीड 20 था, बस इसको बना दिया हूँ बटा के, वो 24 आ गया। है तो मत पूछने का कैसे हो जाए सर, फिर भी बता देंगे पूछोगे तो। मैं बोला था ना आपसे नीट और जेईई का क्वेश्चन कराया जाएगा, तो ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। AIMPT की मतलब ऑल इंडिया
पैरामेडिकल टेस्ट में आया हुआ है 1991 में, और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में सेम बुक चलता है। सवाल बनाए, ऑप्शन भी नीचे लिखा हुआ है। इस बार थोड़ा बदल क्या दिया है, इस बार औसत चाल दे दिया है ये वाला। इस बार ना इसको दे दिया है और इसको गायब कर दिया है। यह दिया है, इसको गायब किया है, ये दे दिया है, तो बन जाएगा। फिर भी तो वैसा ही चीज़ हुआ है। चलो एक बार बच्चे मेरे जरूर ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो मैं वही फॉर्मूला दिया एन ई वाला, तो 2 बार चला था, ये नहीं पता था, ठीक है। ये दे दिया था 48 है, तो देखो 48 का 48, इसको मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा भी, और 40 बटा में 40 भी। अब ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यहाँ का है 48 और ये चल गया 40 भी, कहाँ चल गया, ऊपर चल गया, 40 भी ऊपर चल गया। तो सर क्या होगा अब होगा क्या, इसको इधर गुना करो, इसको इधर गुना किया, क्रॉस किया हूँ, तो इसको जब 1 से गुना किया हूँ तो सेम वही आ गया, 2 × 40 भी। और इसमें 48 से गुना करेंगे तो 48 में 20 एक, तो 48 भी, 48 में 40 है तो 1920 भी, और इधर 40 दूना 80 भी। ये भी इसमें से ये भी घट गया, तो इधर 1920 है, तो ये बचेगा मेरे पास 32, इधर 1920 है ना, 1920। और ये भी ही अब बचा 80 भी में 48 भी, तो 32 भी, और 32 भी से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 60 बार में 60 किलोमीटर। आपको एक और शॉर्टकट बताया था सर, शॉर्टकट याद है क्या, 2 बार के लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर 2 v1 v2 बटा v1 + v2। ये था 48 दिया है, 2 v1 के मान इतना, v2 के मान नहीं दिया है, v1 v2 के मान नहीं दिया है, क्रॉस गुना करो, आंसर आ गया। तो 2 भाग में बटेगा, तो ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। क्लास 9th में बच्चों को हम लोग पढ़ा देते हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग क्लास 9th में बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चे मैं खुद से सॉल्व किया हूँ, तो ये होमवर्क लिखा हूँ तो जरूर आपसे बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 1991 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। बनाओ जल्दी से इसको, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें आपको ही बनाना है। चलो, हाँ सर क्या इसमें दम ही नहीं था। चलो अब एक बात और, अगर मान लो कोई वस्तु गई होगी v1 वेग से, फिर आ गई v2 वेग से, तो क्या होगा सर। मान लो v1 से गई, v2 से वापस आ गई, तो अब क्या करेंगे आप, और दूरी टोटल है तो क्या करेंगे सर, तो उसके लिए फार्मूला होगा एवरेज औसत चाल का, एवरेज औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा 2 v1 v2 बटा इतना, या लगा सकते हैं दोबारा यही फार्मूला लगा सकते हैं, बन जाएगा। और जो आपको पढ़ाया गया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है सर, समान, इसमें स्पीड सेम होता है और डायरेक्शन भी बदल सकती है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या पर हमने, इसमें सर स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। डायरेक्शन मतलब नॉट अप्लीकेबल, यहाँ कह सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, कोई आवश्यकता है नहीं। चलो यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इसमें स्पीड सेम होना चाहिए सर, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। आइए अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में सर इसमें स्पीड चेंज हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, डायरेक्शन कोई बात नहीं, हो रहे या नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या सर, क्या परिभाषा है, इसमें स्पीड बदलना चाहिए और डायरेक्शन भी बदलना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक को तो चेंज होना ही है, दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए, अर्थात किसी को तो बदलना ही चाहिए। आपको मैं डायग्राम तो शुरू में ही पढ़ा दिया था आज, अब तो पकड़ लेंगे। यहाँ 30 है, 30 है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड तो है, कैसे स्पीड सेम है, लेकिन दिशा चेंज हो गया तो ये क्या है, असमान वेग है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 30 से चला इतना दूर, फिर 40 चला, तो इसमें स्पीड तो अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, क्योंकि डायरेक्शन इसका स्पीड बदल रहा है। 30 से चला फिर 40 आ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही है, साथ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है या वेलोसिटी भी है। जो मुझको पढ़ाया उसका डेफिनेशन भी यहाँ लिख दिया गया है, ताकि बच्चे परेशान ना हो जाएं। तो इसको आपको ये लिख कर याद कर लेना है। कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। एक आपको मैं होमवर्क लेके जाऊंगा और मिलूंगा अगले वीडियो में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। ये होमवर्क में है, तो इस होमवर्क को बच्चा जी ज़रूर करेंगे और
ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलो यहाँ से मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 2 में। अब आपका होमवर्क सुनिए। आपका होमवर्क है सर पेज नंबर 31 से कहाँ तक पढ़ना है। चलो आपको ये वाला पेज पूरा पूरा पढ़ना है बच्चा जी। सर ऐसे रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कहाँ तक पढ़ना है बता रहा हूँ। बस आ गया बस यहाँ तक पढ़ना है। इसको हम लेक्चर 2 में यहाँ से लेक्चर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा जी।